हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से भूसंतुलन के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए तथा सर जॉर्ज एरी एवं प्राट के विचारों का भूसंतुलन के सिद्धांत पर एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले परिभाषा करेंगे आधे पेज में, उसके बाद में एरी और प्राट के सिद्धांत की हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले परिभाषा, भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें तथा महासागर आदि पाए जाते हैं जिनके आकार में पर्याप्त अंतर है। पर्वत ऊंचे हैं, पठार नीचे हैं, तो ये जो अंतर की वजह होने के बाद भी ये संतुलन की स्थिति बनाए हुए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये आकृतियां एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित हैं, अन्यथा इनका वर्तमान रूप में स्थित रहना कठिन होता है। जब कभी इस संतुलन में परिवर्तन होता है तो भयंकर भू हलचल तथा भू परिवर्तन होता है। इस प्रकार इस भू संतुलन की परिभाषा को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर, यानी कि पृथ्वी की घूमती हुई स्थिति के ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत, पठार और मैदान तथा गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे झील और समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। ये परिभाषा एक याद कर लेना। ये वाली परिभाषा जो है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको आपने याद करना है। इसका इंग्लिश में भी अगर आप याद कर सको तो बहुत अच्छा है, उससे इफेक्ट आपके क्वेश्चन में इफेक्ट आता है। आइसोस्टेसिस सिंपली मीन्स a mechanical stability between the upstanding parts and low-lying basins on the rotating earth। इसी को हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया है। आइसोस्टेसिस शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है, ग्रीक भाषा के शब्द आइसोस्टेसिस से लिया गया है। जिसका तात्पर्य होता है समस्थिति या संतुलन। इसका मतलब है समस्थिति या संतुलन। यद्यपि इस क्षेत्र में कार्य तो बहुत पहले से 1859 से ही शुरू हो गया था, लेकिन 1889 में डटन महोदय ने संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ये अमेरिकी भूगर्भवेत्ता थे जिन्होंने सबसे पहले समस्थिति या संतुलन शब्द का प्रयोग किया। डटन का मत था कि पृथ्वी के ऊपर ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धसे भागों का घनत्व अधिक होगा तथा सब का भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। इसके अनुसार डटन ने क्या कहा कि जो पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर मान लो मैं स्तंभ के रूप में बना रहा हूँ, ये पर्वत है और ये पठार और ये मैदान। तो इसने ये कहा कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व, ये जो ऊंचे उठे भाग हैं इनका घनत्व कम होगा, किससे? मैदानी क्षेत्रों से। इनका घनत्व अधिक होगा। यानी कि जो ऊंचे उठे भाग हैं उनका घनत्व कम और जो नीचे भाग है उनका घनत्व अधिक, और इस रेखा के सहारे इनका सबका वजन या सबका भार समान होगा, इस रेखा पर बराबर होगा। इस आधार तल को डटन ने क्या कहा? समदबाव तल।
समदबाव तल, क्योंकि यहाँ पर समान दबाव है, समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल। के नाम से इसने कहा है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि जितना अधिक ऊंचे भाग होंगे, ऊंचे भाग होंगे, उनका घनत्व कम होगा, और जो कम ऊंचे भाग है उनका घनत्व अधिक होगा। यानी कि घनत्व का हाइट से उल्टा संबंध। जो कम ऊंचे भाग है उनका घनत्व अधिक, और जो कम और ज्यादा ऊंचे भाग है उनका घनत्व कम। इस तल के सारे सभी भागों का भार अथवा दबाव बराबर होना चाहिए। जब किसी कारण से एक भाग का भार या दबाव बढ़ जाता है तथा दूसरे का कम हो जाता है तो भू संतुलन की स्थिति समाप्त हो जाती है और पृथ्वी की सतह पर भू हलचल या भूकंप ज्वालामुखी क्रिया भी आने लगती है। तो इस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए एक जो क्षतिपूर्ति करनी होगी, यानी कि जो ऊंचे उठे भागों में और नीचे भागों के अंदर के पदार्थ में क्षतिपूर्ति करनी होगी। इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है वहाँ बराबर धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थ का बराबर द्रव्यमान होता है। ये मैंने ऊंचे उठे भाग और ये कम ऊंचे, इनका यहाँ पर इस रेखा पे ये बराबर द्रव्यमान होगा, इधर इनका बराबर वजन होगा। तो इस प्रकार से ये इन पर्वत पठार मैदानों को ये स्तंभ के रूप में प्रदर्शित करके समझाने का प्रयास किया गया है। अब इसमें थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से जो संतुलन का सिद्धांत है, इसमें इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए 1859 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में एक भूगर्भिक अक्षांशीय माप के लिए सर्वेक्षण हो रहा था और इस सर्वेक्षण में क्या हुआ कि कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशीय माप लिया जा रहा था। कल्याण, इसको ज़्यादा विस्तार में नहीं बोलूँगा, कल्याण व कल्याणपुर दोनों का अक्षांशीय विस्तार लिया जा रहा था। तो दो विधियों के द्वारा लिया जा रहा था, एक तो त्रिभुजीकरण विधि, और दूसरा था खगोलीय विधि। जब इन दोनों से लिया जा रहा था तो जब अक्षांशीय माप इसका अंतर जब लिया गया तो कल्याण जो कि इनका जब अक्षांशीय माप का इन दोनों का अंतर आया 5.236 इंच, जबकि अंतर नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये 5.236 इंच का अंतर आया। तो एयरी ने ये कहा कि चूंकि कल्याण हिमालय से 60 मील की दूरी पर है, इस वजह से ये जो खगोलीय विधि का जो पेंडुलम है, इस यंत्र का पेंडुलम है, इसको हिमालय अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, उसने ये कहा। लेकिन जब यही बात प्राट के सामने रखी गई, नहीं, अब इसके बाद में ये इससे एक कंक्लूजन ये निकला कि हिमालय की आकर्षण शक्ति माप में अंतर जो आया है वो किस कारण से है। तो यही समस्या प्राट के सामने रखी गई। तो प्राट ने क्या कहा कि मान लेते हैं कि पूरी पृथ्वी की सतह का घनत्व 2.75 है, जिसमें हिमालय भी आ गए, और इतना घनत्व होने पर जब इसने कैलकुलेशन किया तो इसका अंतर आना चाहिए था 15.8
0.885 इंच, इतना अंतर आना चाहिए था अगर घनत्व समान मान लें। तो अब दूसरा क्वेश्चन मार्क क्या आ गया कि हिमालय की जो कम आकर्षण शक्ति थी उसका क्या वास्तविक कारण था, क्योंकि अगर वास्तव में आकर्षण शक्ति होती तो इतना अंतर आता, लेकिन कम आकर्षण शक्ति का कारण क्या था। तो इस प्रकार से आगे चलकर संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। ये एक ब्रीफ में मैंने बताया है, बाकी क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब सर जॉर्ज एरी की संकल्पना करेंगे हम। सर जॉर्ज एरी ने सुझाव दिया कि पृथ्वी का क्रस्ट जो है, क्रस्ट यानी कि सियाल, ये अपने से नीचे वाली परत के ऊपर अर्ध स्तर के ऊपर तैर रहा है। यानी कि मैं ये कहूँ कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है एज पर सर जॉर्ज एरी। इस प्रकार हिमालय भी भारी मैग्मा पर तैर रहा है, क्योंकि हिमालय भी सियाल के बने हैं। उन्होंने आगे पुनः स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति नहीं है, बल्कि अर्ध स्तर के ऊपरी भाग तक ही ये नहीं तैर रहा है, बल्कि काफी नीचे तक प्रविष्ट है। यानी कि जैसे हिमालय है, ये मान लो हिमालय है, तो ये धरातल तक ही नहीं है, इसके नीचे भी इसकी जड़ है। जिस प्रकार से उसने उदाहरण दिया, जिस प्रकार से नाव जो है पानी के अंदर जब तैरती है तो नाव का एक भाग ऊपर रहता है और उसका 9 भाग पानी के अंदर डूबा रहता है। तो इस प्रकार से इसने उदाहरण देके इसको समझाया कि हिमालय का अगर एक भाग ऊपर है तो उसका 9 भाग पृथ्वी की सबस्ट्रेटम के अंदर डूबा हुआ है। तो इसी प्रकार से उसने एक बर्फ के टुकड़े को पानी और बर्फ के टुकड़े का एग्जाम्पल लिया। बर्फ की सिल्ली को पानी में डाल देंगे तो वो तैरेगी, लेकिन उसका एक भाग ऊपर रहेगा तो उसका 9 भाग पानी के अंदर डूब जाता है। इसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का घनत्व उसने माना कि 2.67 है तथा उसे नीचे की परत यानी कि सीमा का घनत्व 3 है, तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? यानी कि जैसे मैं ये कहूं कि अगर ये बर्फ की सिल्ली इसमें पानी में डाल दें, तो इसमें एक भाग जो है, ये एक भाग है, ये ऊपर है, तो इसका 9 भाग है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो अब इससे अगर यही बात हम हिमालय पर लागू करें तो हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट। तो 8,848 मीटर है, तो अब इसकी जड़ अगर 9 गुना है तो कितनी होगी? 79,632 मीटर। और ये इतनी गहराई में ये सबस्ट्रेटम में डूबा। तो इस आधार पर इसने इस प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। मतलब हिमालय जो है, जो कि समान घनत्व का है, जितने भी पर्वत, पठार, मैदान और अन्य समुद्री किनारे, इनका घनत्व सबका समान है, समान घनत्व है, लेकिन ये जो इतना एक भाग ऊंचा उठा हुआ है, इतना ही ये नीचे कम घनत्व का भाग यहाँ पर आ गया। इसका उसी हिसाब से कम घनत्व का भाग अर्ध स्तर को हटा के, और ये इस प्रकार से ये यहाँ ये जो कम घनत्व का पदार्थ है वो नीचे तक 9 भाग तक गया, तो यहाँ का जो भारी पदार्थ है वो हट गया। तो इस प्रकार से ये संतुलन की स्थिति जड़ के नियम के आधार पर बदली। इस आधार पर एरी ने अपने इस मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग अर्ध स्तर या सबस्ट्रेटम में डूबा होगा,
जो कि तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा रहेगा। अब इसमें लकड़ी के टुकड़े लिए इसने, और वो पानी के अंदर अलग अलग साइज के टुकड़े ले लिए। जैसे पर्वत ज़्यादा बड़े हैं तो लकड़ी का टुकड़ा बड़ा, पर्वत पठार और मैदान मान के इसने लकड़ी के टुकड़े लिए और वो पानी में डुबो दिए। डुबोने से जो सबसे बड़ा भाग था ये वाला पर्वत मान लो इसको, इससे 9 भाग इसके पानी के अंदर डूब गए। इसी प्रकार से ये कम ऊंचा भाग है पानी के ऊपर, तो उतना ही उसके अनुपात में ये पानी के नीचे डूब गया। तो यानी कि सारे टुकड़े लकड़ी के लेने का मतलब ये है कि जिनके सारे स्तंभ, ये स्तंभ का मतलब पर्वत पठार मैदान ये जो भी है, इनका घनत्व समान है, समान घनत्व। ठीक है, एक ही लकड़ी के टुकड़े का मतलब एक ही सेम घनत्व होगा, लेकिन इनकी जड़ है ये उतने ही गहरे डूबे हुए। तो एरी ने पुनः बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होगा तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होगा। यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, यानी कि डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, घनत्व बराबर है, लेकिन उनकी थिकनेस में अंतर है। तो इस प्रकार से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से इसने लोहे की छड़ें ली अलग अलग साइज की और उसको पारे के अंदर, पारे का घनत्व लोहे से ज़्यादा है तो उसके अंदर डुबो के देखा, तो वही लकड़ी वाला एग्जाम्पल भी इसने लिया। लेकिन अब इसमें एक बात निकल के आती है कि अगर हिमालय पर्वत का जो एक भाग ऊपर है तो उसका 9 भाग अंदर डूबा हुआ है, तो 79,632 मीटर डूबा हुआ है, तो पृथ्वी में जो तापमान का वृद्धि दर है 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। उस आधार पर अगर इसका तापमान यहाँ इतने का निकालेंगे तो बहुत अधिक तापमान होगा और वो ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से एरी की संकल्पना थी। उसके बाद में प्राट की संकल्पना। प्राट ने इसके विपरीत ये कहा कि जो भी पर्वत पठार मैदान है उनका सबका घनत्व अलग अलग है और वो एक क्षतिपूर्ति तल के पास में उनका सबका दबाव या सबका भार समान है। तो अब ये थोड़ा ध्यान रखना, एरी ने क्या कहा था कि सभी स्तंभों का घनत्व समान है। यहाँ पर इसने ये कहा कि सभी स्तंभों का घनत्व अलग अलग है। प्राट ने हिमालय की चट्टानें तथा समीपवर्ती मैदान की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, यानी कि जो ऊंचे भाग है उनका घनत्व कम और जो नीचे भाग है उनका घनत्व अधिक मिलेगा। ठीक है, प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल, उसने कहा कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है, जैसे ये क्षतिपूर्ति तल है, या लेवल ऑफ कंपनसेशन बोलता है। यहाँ पर जो ऊंचे उठे भाग हैं जैसे पर्वत हो गए, हिमालय, इसका घनत्व और इसके घनत्व में अंतर होगा। इन तीनों का घनत्व अलग अलग होगा, यानी कि वेरिंग डेंसिटी। लेकिन इस क्षतिपूर्ति तल पर आकर यहाँ पर इसका वजन और इसका वजन, इनका वजन समान होगा, यानी कि क्षतिपूर्ति तल पर के ऊपर तो घनत्व में अंतर है लेकिन नीचे समान घनत्व है, नीचे समान घनत्व। एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता। एक स्तंभ में मतलब यहाँ पर यहाँ का घनत्व और यहाँ का तो समान रहेगा, नीचे के घनत्व और ऊपर के घनत्व में परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी का उसने प्रतिपादन किया। प्राट के अनुसार पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है। क्षतिपूर्ति तल के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे द्रव्यमान
समान होना चाहिए। इसका उदाहरण इसने इस प्रकार से लिया है। देखिए, दो स्तंभ लिए, इनका दोनों की, ये मान लो हिमालय है और ये मैदान है। इनका, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी कम है। जो ऊंचे भाग है उनका घनत्व कम और जो कम ऊंचे हैं उनका घनत्व अधिक। लेकिन ये लाइन ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल पर यहाँ पर सबका दबाव, सबका वजन बराबर है, ये इसने कहा। यानी कि दोनों का भार संतुलन की क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे बराबर होना चाहिए। इक्वल मास मस्ट अंडरलाई इक्वल सरफेस एरिया। मतलब ये जो इतना मास है ये इतना एरिया कवर कर रहा है और ये इतना एरिया कवर कर रहा है, यहाँ पर दोनों का दबाव बराबर होगा। तो बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, यानी कि जो ऊंचे उठे भाग होंगे उनकी घनत्व कम होगा। स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी, जो छोटे भाग है उनका घनत्व अधिक होगा। तो प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल में होता है, इसके नीचे क्षतिपूर्ति तल के नीचे नहीं होता। इस प्रकार प्राट का विश्वास तैराव के नियम में न होकर क्षतिपूर्ति तल के नियम में था। तैराव का नियम तो किसका? एयरी का। क्षतिपूर्ति तल का नियम प्राट का। तो ये इसने जब अलग अलग घनत्व के हिसाब से इसने एग्जाम्पल ले लिया, अलग अलग मेटल की छड़ें ले ली, सिल्वर, जिंक, पायराइट, टिन, लोहा, निकल, तांबा, सीसा। जो कम ऊंचे उठे भाग है उनका घनत्व अधिक है, शीशे का घनत्व अधिक है, तांबे का उससे कम है, निकल का, लोहा का, टिन, पायराइट, ऐसे। तो जो कम घनत्व वाले हैं जैसे पायराइट है, ये हिमालय हो गए। लेकिन यहाँ पर आकर इधर क्षतिपूर्ति तल पर यहाँ सबका वजन समान है। क्लियर? तो क्षतिपूर्ति तल के नीचे सबका वजन समान है। तो बॉवी ने एरी और प्राट के मतों में प्रमुख अंतर इस रूप में बताया कि एरी ने ये कहा कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, जबकि केवल उनकी गहराई में अंतर होता है, जबकि प्राट ने बताया कि एक समान गहराई में घनत्व में अंतर होता है। तो इस प्रकार से एरी और प्राट का जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छे से करना है। मैंने एग्जाम्पल्स के साथ में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आपने टू द पॉइंट लिखना है। तो अब कई बार इसका ये एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कई बार इसकी तुलना अगर करनी है तो तुलना करेंगे तो जैसे कैसे करेंगे, देखिए मैं बता दूं कि एरी जो है, एक तो एरी और दूसरा प्राट, याद करने के लिए एरी ने क्या कहा? एरी ने कहा क्षतिपूर्ति तल। ये इसमें पहले जड़ का नियम करो, जड़ का नियम इसने ये कहा कि जो भाग जितने ऊपर है उससे अधिक उनकी जड़ें हैं। इसने इसका खंडन किया। इसके बाद में इसने ये कहा तैराव का नियम, इसने क्षतिपूर्ति तल कहा। इसने ये क्या कहा कि सभी जो स्तंभ हैं उनमें घनत्व समान, असमान घनत्व। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको इसका समझ में आ जाएगा। इसने इस प्रकार से ये जो इनका अंतर आपको इसमें से करना है। तो मुख्य रूप से एरी और प्राट का मेन अंतर क्या है? एरी ने तो ये कहा कि सभी स्तंभों का घनत्व समान है और उसके नीचे उनकी जड़ें हैं, जबकि प्राट ने ये कहा कि जितने भी स्तंभ हैं उनका जो ऊंचे उठे भाग है, ऊंचे स्तंभ है उनका घनत्व कम और जो नीचे भाग है, नीचे स्तंभ है उनका घनत्व अधिक होगा। तो ये इस प्रकार से भू संतुलन के सिद्धांत को आपने अच्छे से तैयार करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। जय हिंद।